कहानी अल्हड़ गंगा की। गंगा गांव की एक भोली भाई और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम खूबसूरती को वैसे तो शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, पर यह समझ लीजिए कि गंगा को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उसी पर छाई हुई है। अल्हड़ मस्त गंगा पूरे गांव में घूमती फिरती, कभी गन्ना चूसते हुए तो कभी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए। गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर गंगा किसी को घास नहीं डालती थी। गांव के सरपंच के बेटे की शादी का मौका था। सरपंच के घर खूब रौनक थी। दूरदराज के गांवों से भी ढेरों मेहमान आए थे। गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह और सरपंच में गहरी दोस्ती थी, सो गंगा का पूरा परिवार उस शादी में घरती के रोल में बिजी था। कई सारे इंतजाम लक्ष्मण सिंह के ही जिम्मे थे। गंगा की मां पार्वती घर के कामों को निबटाने में सरपंच की पत्नी का हाथ बंटा रही थी। गंगा के लिए तो ये शादी जैसे कोई त्योहार, कोई उत्सव जैसी थी। नए कपड़े पहनना, सजना संवरना और नाच गाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। अरे ओ गंगा, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है, पार्वती ने कहा। अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, गंगा खिलखिलाते हुए बोली। देख तो, ताड़ जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी। पत्थर, पार्वती गुस्सा दिखाते हुए बोली। अम्मा, तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूंगी कोई कामधाम, गंगा ने तपाक से जवाब दिया। तेरे मुंह में गुड़ की डली मेरी लाडो, तेरी खातिर ऐसी ही ससुराल देखेंगे। बीच में गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह बोले। ये लो, शेर को सवा शेर, समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओ गंगा के बापू, क्यों इतना सिर चढ़ा रहे हो, लड़की जात है, 2-4 गुण सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे। गंगा की माँ तुनक कर बोली। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो, जब ब्याह होएगा तो सब अपने आप सीख जाएगी। लक्ष्मण सिंह ने कहा। बापू, ये देखो, ये घाघरा और चोली सिलवाई है अम्मा की बनारसी साड़ी से। कैसी है बापू, गंगा ने पिता से पूछा। बहुत बढ़िया है, मेरी लाडो एकदम रानी लगती है रानी, लक्ष्मण सिंह खुश होते हुए बोले। गंगा लहंगा चोली को अपने तन से लगाकर हिल हिल कर खुद को निहार रही थी। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। गंगा के माँ बापू पहले ही वहां पहुंच चुके थे। गंगा सजसवर कर जब वहां पहुंची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई गंगा को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर गंगा शर्मा गई। शर्म के मारे उसके गाल और गुलाबी हो गए। दूसरे गांवों के सरपंच भी वहां आए हुए थे। सीमन गांव के सरपंच और उनका बेटा निहाल भी इस शादी में आए थे। निहाल बांका जवान था, गठा हुआ शरीर और रोबदार चेहरा मुहरा, झबरीली मूंछें और गुलाबी होंठ। गंगा और निहाल ने एक साथ एक दूजे को देखा। निहाल से नजरें मिलते ही गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और निहाल तो बस एकटक गंगा को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखें गंगा के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हो। चलो चलो, जल्दी करो, वर निकासी का समय हो गया, किसी ने कहा। गंगा और निहाल की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन गंगा और निहाल तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। गंगा, किसी ने धीरे से गंगा को पुकारा। गंगा ने देखा कि एक कोने में निहाल खड़ा था। उसने गंगा को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ। गंगा का दिल जोर से धड़क रहा था, पर निहाल से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नजरें बचाकर गंगा घर के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां निहाल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। गंगा, निहाल ने गंगा के कान में कहा। गंगा का पूरा शरीर सिहर गया, मानो निहाल की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, निहाल ने गंगा से कहा। ये सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पलकें उठाकर निहाल को देखा। अरे पगली, रोती क्यों हो, अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, निहाल ने गंगा के आंसू पोंछते हुए कहा। गंगा थरथर कांप रही थी। निहाल ने उसका माथा चूम लिया। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वो लता की तरह निहाल से लिपट गई। निहाल उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। गंगा सुध-बुध खो बैठी थी और निहाल बेताब था। उस अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां, जिन्हें अब गंगा समेट रही थी। गंगा, मैं जल्दी ही आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा, निहाल बोला। गंगा शांत थी। उसे कुछ कहने सुनने का समय ही न मिला। निहाल फुर्ती से कोठरी से बाहर निकल गया। गंगा पिघली जा रही थी। निहाल के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी गंगा कोठरी से बाहर निकली।
निहाल अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। गंगा नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है वो कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मदमस्त लहराती चंचल गंगा एकाएक शांत और गंभीर हो गई थी। रातें आहट रहती कि अब निहाल आए या उसकी कोई खबर ही आ जाए। कई महीने बीत गए पर निहाल नहीं आया। पार्वती और लक्ष्मण सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि खिली खिली सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही है। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती गंगा हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अब माम बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे गंगा को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान गंगा के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। गंगा डूबने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगी। एकाएक हाथ पैर मारती गंगा के हाथ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा आ गया। गंगा उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने, डूबने और मौत का सामना कर लौटी गंगा के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफदेह मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच सकती है। बस उसने कुछ सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ी और उनसे एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। अब गंगा ने तय किया कि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होगा, वो इस नाव से सबको पार लगाएगी और डूबतों के प्राण बचाएगी। गंगा अब नाव वाली गंगा कहलाने लगी। गरीब जरूरतमंदों को नदी पार कराने वाली गंगा, डूबतों की जान बचाने वाली गंगा। अब माम बापू की उसके आगे एक न चली। गंगा ने शादी करने से साफ मना कर दिया। कह दिया कि ब्याह की बात की तो वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। अब माम बापू ने हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली गंगा नहीं बदली। वो डटी रही नदी किनारे, पार करवाती रही नदी। न जाने कितनी जानें बचाई उसकी नाव ने। इस बार बारिश बहुत हुई। कई गांव के खेत खलिहान, घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। गंगा के गांव में भी बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन गंगा औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं, बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर उनकी देखरेख करती रही। बाढ़ का पानी अब उतार पर था। गंगा अपनी नाव के साथ नदी किनारे बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। गंगा ने लपककर अपनी नाव उस तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था, घबराकर हाथ पैर मार रहा था। गंगा ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उसकी पीठ दबाकर पानी निकाला। क्यों कूदे? गंगा ने औंधे पड़े उस नौजवान से पूछा। मेरा तो सब कुछ लूट गया है, खेत खलिहान, घर जायदाद सब बर्बाद हो गया और परिवार भी सब बह गए। अब मैं जी कर भी क्या करूंगा? क्यों बचाया तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे हुए ही जवाब दिया। तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। एक तूफान से क्या घबराना? हिम्मत करो और फिर जीना शुरू करो। हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए, गंगा ने कहा। इतना सुनकर वो नौजवान पलटा। गंगा का मुंह खुला का खुला रह गया। निहाल, गंगा बुदबुदाई। गंगा, निहाल गंगा को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सजा मुझे मिली है, निहाल रोते हुए बोला। गंगा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगा, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? निहाल ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। गंगा अवाक थी। उसने निहाल पर एक तीक्ष्ण निगाह डाली और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया। इससे तुम्हारे तनमन का मैल धुल गया है, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन नहीं है। आओ, तुम्हें नदी किनारे लगा दूं, क्योंकि बीच मंझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। निहाल को नदी किनारे पर उतारकर गंगा की नाव चल पड़ी। निहाल देखता रहा दूर तक, उथली लहरों पर गंगा को चप्पू चलाते हुए। नदी की कलकल से मानो यही आवाज सुनाई दे रही थी। सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलकर मैं खारी हो जाऊंगी। लफंगे, आरती की आंखें खोलने वाले आवारा लड़के। निधि, ये स्टॉल ले ले। आरती की नजरें निधि के चुस्त टॉप पर जमी थी और निधि के चेहरे पर झुंझलाहट थी। रख लो, बाद में अपने बैग में डाल लेना। उफ, बैग में क्या और सामान कम है जो इसे भी धोती फिरूं। यहाँ से निकलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करो। बाहर चाय की दुकान पर खड़े वे लफंगे, अब क्या मैं मनमर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ? और वैसे भी आज तक उन लोगों ने न कुछ कहा है, न कोई ऐसा व्यवहार किया है जिससे मुझे कोई परेशानी हो। और तो और, उस दिन मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उन लड़कों ने ही ठीक कर दी थी, वरना मेरा एग्जाम भी मिस हो जाता। बेवकूफ है तू, जरा अपने सेंसेस को जगा कर रखा कर। सामने वाले हिमेश जी की बेटी को देख, कैसे ढंग के कपड़े पहनती है, और आज तक उसने, मम्मी प्लीज मुझे किसी से कंपेयर मत करो, कहती हुई निधि इतनी तेजी से भागी कि आरती उसे स्टॉल पकड़ा ही नहीं पाई। माम बेटी का लगभग रोज का विवाद और चिकचिक हरीश को अच्छी नहीं लगी, सो बोल उठे, तुम क्यों मन खराब करती हो?
किसी और की वजह से निधि पर इतनी रोक टोक ठीक नहीं है। महल्ले वालों की वजह से क्या वो अपनी मनमर्जी से पहनोड़ भी नहीं सकती? महल्ले वालों की परवाह नहीं है हरीश, मेरा मन तो उस चाय की गुमटी पर खड़े लड़कों को देखकर खराब होता है। अरे सुबह शाम ही तो चाय पीने का समय होता है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये लड़के दिन भर वहीं खड़े रहते हैं। दिन भर खड़े रहें तो ठीक है, पर उसी वक्त क्यों खड़े होते हैं जब अपनी निधि कॉलेज जाती और आती है? आरती के तर्क का जवाब देना हरीश के बस में नहीं था। तुम नहीं जानते हरीश, मुझे उनकी हंसी से चिढ़ होती है। आते जाते लोगों को ताकना और धीरे धीरे बातें करके हंसना मेरे गुस्से को बढ़ा देता है। अब ये क्या बात हुई? किसी की हंसी से तुम उसके चरित्र पर उंगली कैसे उठा सकती हो? उन लड़कों की शक्ल ही बताती है कि कितने लफंगे हैं वे। अब छोड़ो, उन लड़कों की जिंदगी है जैसे बितानी है, बिताएं। मुझे उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके जीने के ढंग की आंच खुद तक पहुंचने लगे तो कोई क्या करे? बाहर चाय की चुस्कियां लेते और एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारकर हंसते उन लड़कों को देखकर आरती का मन घृणा से भर उठा था। बात बदलने की गरज से हरीश बोले, आज मैं फ्री हूँ। तुम बहुत दिनों से हिमेश जी के यहाँ जाने को बोल रही थी। हाँ, आज वो आएंगे, बहुत दिनों से बुला रहे हैं। एक वही तो है, वरना यहाँ किसी से बात करने का मन नहीं करता है। मैंने निधि से भी कहा है कि उनकी बेटी से दोस्ती कर ले, पर वो सुनती कहाँ है। पेट्रोल पंप के मालिक हिमेश जी के सभ्य और अभिजात्य परिवार से आरती बहुत प्रभावित थी। 2 महीने पहले जब आरती का परिवार यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो हिमेश जी ने ही नसीहत दी थी, यहाँ के लोगों से बातचीत और व्यवहार ज्यादा न रखें, खासकर जब घर में लड़की हो। यहाँ इतना बड़ा और आलीशान मकान बनवाकर हम पछता रहे हैं। भाभी जी, जरा इन लफंगों से सावधान रहना। हिमेश जी की कही बात ने आरती के दिमाग में गहरी पैठ बना ली थी। आते जाते इन लड़कों को कोसती तो हरीश समझाते, इन लड़कों पर नहीं, अपने संस्कारों पर भरोसा करो। पर जाने क्या हो जाता था आरती को, जब भी इन लड़कों को बाहर चाय की दुकान पर हंसी मजाक करते देखती तो गुस्से के मारे बदन में आग लग जाती थी। इधर कुछ दिनों से उन लड़कों का उठना बैठना ज्यादा बढ़ गया था। एक तरफ हम लड़कियों को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इनकी वजह से इंसानियत शर्मसार होती है। सहसा आरती के मुंह से निकला शब्द हरीश के कानों में पड़ गया था। अब बस करो आरती, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। चिंता करने की कोई हद तो तय है नहीं। अब ये तो अपने ऊपर है कि चिंता करें या फिर परिस्थितियों की मांग के हिसाब से उनसे मुकाबला करें। किस किस से मुकाबला करें? अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब लिखा नहीं है तो तुम क्यों अपना दिल जलाती हो? हरीश, दिल तो जलता ही है। इन लफंगों को तो देखकर कोई भी बता सकता है कि ये कितने कुत्सित विचारों के होंगे। इनके चेहरे पर तो लिखा नजर आता है कि ये सब समाज के नाम पर धब्बा बनेंगे। अच्छा, अब ये बताओ अभी के लिए कुछ भेज रही हो या नहीं? बात और मूड बदलने की गरज से हरीश ने एक बार फिर बातों के रुख को मोड़ा। अरे हाँ हरीश, कल ही तो आपको अहमदाबाद जाना है। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। आज मठरी और लड्डू बनाऊंगी। क्या बताऊं, निधि को अकेले नहीं छोड़ सकती, वरना मेरा भी मन था कि अभी से मिलाती। आरती का मन बेटे अभी को याद कर भीग सा गया था। ढेर सारी चिंता आंखों में समाये आरती उठ खड़ी हुई थी। 9 बज गए लेकिन शन्नो का कुछ पता नहीं था। आज तो उससे राशन भी मंगवाया था, पता नहीं उसने खरीदा भी होगा या नहीं। सोचती हुई आरती के कानों में दरवाजे की घंटी की आवाज पड़ी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। पर यह क्या? बाहर राशन के सामान से लदीफ दी शन्नो के पीछे बाहर चाय के अड्डे पर खड़े होने वाले 2 लफंगे आटे की बोरी पकड़े खड़े थे। नमस्ते आंटी, सुनकर लगा जैसे कानों में कोई पिघला सीसा उड़ेल दिया हो। आरती की भावभंगिमा देखकर आटे की बोरी वहीं रख वे लड़के चलते बने। उनके जाते ही आरती शन्नो पर बुरी तरह से फट पड़ी थी। देख शन्नो, हम बेटी वाले हैं, ऐसे में किसी को भी घर में लेकर चले आना ठीक नहीं है। मेम साहब, बेटी वाले हम भी हैं, इतनी तो पहचान हमें भी है। आदमी को आदमी समझना सीखो। शन्नो बड़बड़ा रही थी। उसका मूड खराब करके आरती अपने काम को बढ़ाना नहीं चाहती थी, सो बात को वहीं छोड़कर वो नरमी से बोली, हमारी किसी से निजी दुश्मनी तो है नहीं, घर में लड़की है सो चिंता बनी रहती है। तू खुद ही देख, ये लफंगे से लगने वाले लड़के सुबह शाम यहीं खड़े रहते हैं। आटा मारते हुए शन्नो ने कहा, ये बच्चे भी हमारे आपके जैसे परिवारों से हैं, अकेले रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बाहर हंस बोल लेते हैं तो क्या हुआ? ये लड़के यहाँ के नहीं हैं क्या? नहीं, कोई कोर्स कर रहे हैं। तू इतना सब कैसे जानती है? इनके लिए शाम की रोटी मैं ही बनाती हूँ। इस खुलासे के बाद तो आरती का मूड ही खराब हो गया। जाने शन्नो ने उन्हें क्या क्या बताया होगा। दूसरे दिन हरीश अहमदाबाद चले गए तो आरती ने खुद को घर में कैद कर लिया। ऐसे में शन्नो एक ऐसी खबर लाई कि आरती का दिल और दिमाग दहल गया। मुहंधेरे नुक्कड़ पर कोई एक लड़की को कार से ढकेल गया था।
आधे अधूरे कपड़ों में उस लड़की को तमाशा बना दुनिया देखती रही। इन लड़कों के कहने पर शन्नो ने खुद की ओढ़ी शॉल उसे दी। चाय की गुमटी वाले अब्दुल चाचा के आश्वासन पर ही उस लड़की को उन लड़कों ने अस्पताल पहुंचाया। बेचारे डर भी रहे थे, पुलिस थाने का कोई चक्कर न हो। हिमेश जी ने तो दूर से ही हाथ जोड़ दिए थे। आप ही बताओ मेम साहब, आदमी ही आदमी की मदद न करे तो उसकी बड़ी बड़ी बातें किस काम की। हिमेश जी के पास 2-2 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पर जरूरत के समय साफ मना कर दिया। ऐसे मामले में सब डरते हैं, पर इतना भी क्या डरना कि आदमी से गीदड़ बन जाए। सब बातों के शेर हैं, दम किसी में नहीं। शन्नो ने अपने मन की भड़ास निकाली। उस बेचारी की दुर्दशा किसके कुकर्मों का नतीजा है, कौन जानता है। आरती का चेहरा पीला हो गया। दूसरे दिन शाम को आरती घर से बाहर निकली तो हिमेश जी मिल गए। हमेशा की तरह चिंता में लीन। देखते ही बोले, भाभी जी, सुना आपने, कल क्या हुआ। जी, शन्नो ने बताया था। मैं कहता था ना, आजकल जमाना लड़कियों का बाहर निकलने वाला नहीं है। मुझे देखिए 2-2 गाड़ियां घर में रख छोड़ी हैं। मजाल है जो मेरी बेटी अकेले दुकेले कहीं निकल जाए। मैं तो कहता हूँ, आप भी अपनी बिटिया को यूं अकेले बाहर न जाने दिया करें। गाड़ी नहीं है तो कम से कम ऑटो कर दीजिए। 4-5 दिन पहले उसकी स्कूटी भी शायद खराब हो गई थी। आरती समझ गई थी कि उन्होंने उन लड़कों को निधि की स्कूटी स्टार्ट करते देख लिया था और अब वे एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज उन दबेद के शब्दों में उसे आगाह करने की कोशिश कर निभा रहे थे। आज न जाने क्यों आरती को हिमेश जी की बातों से कुछ कोफ्त सी हुई। उन्हें लगभग टालती हुई सामने बने पार्क की बेंच पर बैठ गई। सुबह से जी मिचला रहा था। शायद कल रात हुई घटना ने उस पर असर किया था। तभी हिमेश जी की पत्नी अपनी बेटी सुप्रिया के साथ आती दिखी। वहां खड़े दोनों लड़कों ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर मुंह घुमा लिया। आरती ने आज तक सुप्रिया को किसी से बातचीत करते नहीं देखा है। हिमेश जी ने बताया था कि उनकी बेटी रिजर्व स्वभाव की है। अरे भाभी जी, आज अकेले? भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, अहमदाबाद गए हैं। चलिए, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। कर्तव्य पूर्ति करके हिमेश जी की पत्नी अपने घर के भीतर चली गई। सामने चाय की गुमटी में बैठे उन लड़कों की ओर आरती की नजर गई। लड़के, हाँ लड़के ही तो थे। जाने क्यों लफंगे शब्द की अनुगूंज सुनाई नहीं दी। पार्क में खिले गुलाब के फूलों की ओर हाथ बढ़ाते बच्चों को माली ने डांटा। आरती की नजर उन फूलों की ओर गई। एक दिन सुबह की सैर करते हुए उसके आंचल में कांटे अटक गए थे, तब से वो सावधान होकर वहां से निकलती है, लेकिन आज कांटों से ध्यान हटकर छिपे फूलों की ओर चला गया, जिनकी महक उसके मन को छू कर निकली थी। आज शाम कुछ नई सी थी, किसी की हंसी कानों को चुभ नहीं रही थी। आरती ने एक बार फिर ध्यान से उन लड़कों को देखा। कल इन लड़कों द्वारा उस अनजान लड़की के प्रति दिखाई संवेदनशीलता ने साबित किया था कि संवेदना किसी खास चेहरे और स्तर की मुहताज नहीं होती। आरती यूं ही बैठी रही। करीब आधे घंटे बाद उठी तो ऐसा चक्कर आया कि कुछ होश न रहा। आंख खुली तो देखा सामने डॉक्टर बैठा था। चलिए, आपको होश आ गया, अब मैं चलता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने आरती से कहा। ये लड़के मुझे अपनी बाइक में हवाई जहाज जैसी स्पीड में लेकर आए थे। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती। केतन और सुनील नहीं होते तो आज पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। इन बेचारों ने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया है, तब से यहीं भूखे बैठे हैं। कौन? आरती अवाक सी उन केतन और सुनील नाम वाले लफंगों को देखती रही। निधि ने धीरे से आरती के हाथ को दबा दिया। उसे डर था इन बेचारों के प्रति चेहरे पर नफरत न आ जाए। आंटी जी, आज हमारा पिक्चर देखने और बाहर खाना खाने का प्रोग्राम था, इसलिए शन्नो दीदी को मना कर दिया था। हम जाने ही वाले थे, लेकिन देखा आप अचानक गिर गई। सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब तक दीदी आ गई। उन्होंने बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर आ जाते हैं। गिरने की वजह से आपके सिर पर चोट लग गई तो हम घबरा गए थे। आज तो तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, केतन की मम्मी के बनाए लड्डू हैं, उन्हें खाकर हमारा मस्त काम चलेगा। आरती ने पूछा, तुम लोग यहाँ अकेले रहते हो? आंटी जी, यहाँ पास वाली गली में 4 लड़कों के साथ एक कमरे को साझा कर रहे हैं। हम दोनों बीटेक और वे दोनों लड़के एक टेक्निकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इम्तिहान खत्म हो गए हैं पर घर नहीं गए, यही 3-4 घंटे पार्ट टाइम नौकरी में समय बिता रहे हैं। जेबखर्च निकल आता है, मतलब किताबों वगैरह के लिए। सुनील ने सफाई दी। संवेदनशीलता ने साबित किया था कि संवेदना किसी खास चेहरे और स्तर की मुहताज नहीं होती। आरती यूं ही बैठी रही। करीब आधे घंटे बाद उठी तो ऐसा चक्कर आया कि कुछ होश न रहा। आंख खुली तो देखा सामने डॉक्टर बैठा था। चलिए, आपको होश आ गया, अब मैं चलता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने आरती से कहा। ये लड़के मुझे अपनी बाइक में हवाई जहाज जैसी स्पीड में लेकर आए थे। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती।
केतन और सुनील नहीं होते तो आज पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। इन बेचारों ने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया है, तब से यहीं भूखे बैठे हैं। कौन? आरती अवाक सी उन केतन और सुनील नाम वाले लफंगों को देखती रही। निधि ने धीरे से आरती के हाथ को दबा दिया। उसे डर था इन बेचारों के प्रति चेहरे पर नफरत न आ जाए। आंटी जी, आज हमारा पिक्चर देखने और बाहर खाना खाने का प्रोग्राम था, इसलिए शन्नु दीदी को मना कर दिया था। हम जाने ही वाले थे लेकिन देखा आप अचानक गिर गई। सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब तक दीदी आ गई। उन्होंने बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर आ जाते हैं। गिरने की वजह से आपके सिर पर चोट लग गई तो हम घबरा गए थे। आज तो तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, केतन की मम्मी के बनाए लड्डू हैं, उन्हें खाकर हमारा मस्त काम चलेगा। आरती ने पूछा, तुम लोग यहाँ अकेले रहते हो? आंटी जी, यहाँ पास वाली गली में 4 लड़कों के साथ एक कमरे को साझा कर रहे हैं। हम दोनों बीटेक और वे दोनों लड़के एक टेक्निकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इम्तिहान खत्म हो गए हैं पर घर नहीं गए, यही 3-4 घंटे पार्ट टाइम नौकरी में समय बिता रहे हैं। जेबखर्च निकल आता है, मतलब किताबों वगैरह के लिए। सुनील ने सफाई दी। रहने दीजिए, ये हर दूसरे तीसरे दिन होता है, केतन बोला। ये कमरा तो सुप्रिया का है ना? कौन है जो यूं चोरी से घुस रहा है? उस कार का मालिक। एक बड़ी सी कार की ओर इशारा करते हुए सुनील और केतन तेजी से सामने वाली गली में गुम हो गए थे। कुछ दूर अंधेरे में खड़ी कार को देखकर सिहर गई आरती का चेहरा स्याह था। रात की कालिमा से ज्यादा स्याह ये सभ्य लोगों का सच था। घर आकर निधि ने चाय बना कर दी तो सहसा कानों में चाय की गुमटी में खड़े लड़कों की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। जाने क्यों, इस हंसी में खिलंदरपन की महक आई। सामने खिड़की से हिमेश जी के लॉन का कुछ हिस्सा दिख रहा था। आरती ने अपनी सोच पर रोक लगाते हुए अपनी नज़र हिमेश जी के बंगले की ओर दौड़ाई तो वहां अंधेरा था। शायद हिमेश जी गहरी नींद में सो रहे थे, अलबत्ता उनकी बेटी के कमरे में हल्का उजाला दिख रहा था। हिमेश जी दूसरों को असामाजिक तत्वों से बचने की सीख देते हैं, जबकि रात के अंधेरे में वे अपने घर में पीछे की ओर से किसी लफंगे के आने जाने से बेखबर थे। आरती ने चुपचाप अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी थी।